ओके जी, तो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ। आपने वर्ड एवोल्यूशन का सुना हो, जो समथिंग मोर रिलेटेड टू बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से ताल्लुq रखता है। कभी सुना है एवोल्यूशन का लफ्ज सुना है? नो सर। ओके, जिसने सुना है बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हों, अगर वो मुझे बताएं तो। सर कोई नहीं है। ओके, तो एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? ये आपकी जो बायोलॉजी से ये आया है, और इसको चार्ल्स डार्विन ने पहली मर्तबा यूज़ किया था अपनी स्पीशीज़ की एवोल्यूशन के लिए, कि किस तरह जानवर जो है वो हमारे नेचर में सरवाइव करते हैं। जैसे हम गोdzilla की बात करें, ड्रैगन्स की बात करें, तो ये ड्रैगन्स जो है वो ख़त्म क्यों हो गए, उसकी एक वजह बताते हैं, वो है एवोल्यूशन उनका ना होना। तो एवोल्यूशन क्या है कि ये आपकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है स्पेशीज़ की, उनकी नस्ल किस तरह आगे बढ़ती है उससे रिलेटेड। बट हम इसको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में किस तरह देखेंगे कि कायनात किस तरह बनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह डेवलप होती गई, यानी कि वो एक छोटे से एटम से कैसे शुरू हुई, और फिर वो सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, और उसके बाद फिर उसके स्टार्स, और फिर अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, और दिन और रात का बनना। यस साकिब? हाँ। Okay, let's talk about the origin of the cosmos, universe. साकिब, जी सर। बेटा आप किससे बात कर रहे हैं? सर कदम आ गया था, सॉरी सर। ओके, तो आप माइक अपनी म्यूट करके बात करें प्लीज। ओके, तो we have been talking about origin of the universe, and most authentic theory regarding this is the Big Bang theory, which states that universe started with a explosion which took over here। ये जो छोटी सी बत्ती आपको नज़र आ रही है, ये वाला निशान यहाँ पर, ये जो है, यहाँ से कायनात की शुरुआत हुई है यूनिवर्स की, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। तो इसकी हम बात करेंगे। एक्चुअली 1927 में प्रिंस जॉर्ज लेमिएटर थे, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से था। 1927 में इन्होंने ये थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी दी थी। ये थ्योरी बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, यानी कि कायनात की जो शुरुआत है वो किस तरह हुई। इस थ्योरी के मुताबिक एक छोटे से एटम या जर्रे से, वो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, मतलब फर्स्ट क्रेश क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कायनात जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलके बनी हुई है। तो ये हमें रिलीजन से भी इसके प्रूफ्स मिलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह बनी हुई है, क्योंकि साइंस और रिलीजन जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं। रिलीजन पहले बता देता है, साइंस बाद में बताती है। कुछ चीज़ें प्रूव होती हैं, कुछ प्रूव नहीं होती, अल्दो हम उसकी डिस्कशन नहीं करते। ये है कि बिग बैंग कहती है, बिग का मतलब एक बहुत बड़ा, बैंग का मतलब है धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ इंसानों की पैदाइश से भी पहले। उसका नतीजा क्या निकला, इस पूरी कायनात और इसमें जो सोलर सिस्टम्स हैं, इसमें जो गैलेक्सीज हैं, उनका बनना, और फिर ये इस तरह कायनात वजूद में आई। और फिर बाद में आपके बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में आई, इंसान, जानवर, परिंदे और बाकी मखलूक़ात। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या ये जो हमारी कायनात है वो एक्सेलरेट हो रही है या डिसेलरेट हो रही है? क्या हमारी कायनात फैल रही है या वो सिकुड़ रही है? जी, आपने कभी बलून में एयर भरी हो, फिर जब आपको धागा नहीं मिला या फिर आप उसे बांध नहीं पाए उसके फेस को, तो उससे हवा ग्रेजुअली निकल जाती है और गुब्बारा जो है वो अपनी पहली वाली पोजीशन डिसेलेट होकर
सिकुड़ कर पहली वाली हालत में वापस आ जाता है। इसको कहते हैं डिसेलरेशन। और एक्सेलरेशन इसको कहते हैं जब आप बलून में एयर भर रहे होते हैं तो वो अंदर से उसका स्पेस बढ़ रहा होता है, वो फैल रहा होता है। तो कौन मुझे बताएगा कि यूनिवर्स जो है वो फैल रही है या वो सिकुड़ रही है? वो छोटी साइज में होती जा रही है या वो बड़ी साइज में होती जा रही है? कायनात बढ़ रही है या कम हो रही है? सर बढ़ रही है ना। यस कशिश। सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। जी सर। ओके, और कोई बताए मुझे किसी और का ओपिनियन, क्योंकि हम दोनों दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, बढ़ कैसे रही है और कम कैसे हो रही है, और किसने सपोर्ट किया है कि यूनिवर्स जो है वो बढ़ रही है, और किस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया है कि वो डिसेलरेट हो रही है। तो दोनों की हम बात करेंगे। तो आप काइंडली किसी एक को सपोर्ट कर दें। बाकी स्टूडेंट्स, आसिया। जी सर। यस आसिया, आप बताएं कि कायनात जो है वो फैल रही है या वो कम हो रही है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो सिकुड़ सर रही है? फैल जी, सर फैल रही है। फैल रही है। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? हेलो। सर बढ़ भी रही है, बढ़ कम रही है भी सर। हो रही है, क्योंकि एक तरफ जनरेशन बढ़ भी रही है और जनरेशन कम भी होती जा रही है, लोग मरते भी जा रहे हैं। ओके, और कोई? यस साकिब। सर बताया मैंने सर, बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेट हो रही है। ओके, और कोई? आज हमें श्वेता ने भी ज्वाइन किया है। श्वेता, यस सर। आप बताएं यूनिवर्स जो है वो एक्सीलरेट हो रही है या डिसेलरेट हो रही है? साकिब प्लीज अपनी माइक म्यूट करें। यस श्वेता। सर आई थिंक एक्सेलरेट हो रही है। एक्सीलरेट हो रही है। ओके, जो कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सीलरेट हो रही है, एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग एडविन हबल। ये एडविन हबल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके नाम से टेलीस्कोप भी बना हुआ है, जो कि आपके स्पेस में जमीन से कोई 600 किलोमीटर ऊपर है, और इसका जो मिरर का डायमीटर है वो 240 सेंटीमीटर है। और इसका काम क्या है ये देखें कि जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनकी पिक्चर्स लेना, और इसके साथ वो बताना कि कोई कौन सी चीज़ कितना दूर है। तो एडविन हबल जो है वो ज़मीन से अपने उस टेलीस्कोप से देख रहे थे स्टार्स को, और उसी वक्त उन्होंने एक स्टार को देखा जो कि ज़मीन से दूर जा रहा था, और उससे उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। यूनिवर्स क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, यूनिवर्स फैल रही है। इसका नतीजा उन्होंने इस तरह निकाला, और फिर उसके लिए उन्होंने एडविन हबल ने एक हबल लॉ भी बनाया, जो कि आपका V इज इक्वल टू H नॉट जो है हबल्स नॉट D है। हबल नॉट जो है वो इक्वल टू होता है 70.6 जो है आपके मिलियन पर सेक के बराबर होते हैं। एक्चुअली ये आपके 1.666 E प्लस 13 जो है न्यूट्रिकल माइल्स के बराबर होता है। वैसे यहाँ पर फिगर बताने का या यहाँ पर तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज वी डोंट हैव बोर्ड हियर, और मेरे पास पेड नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। मैं ऐसे ही वर्बली बता रहा था आपको, और बताने का मकसद यहाँ पर एक्चुअली चीज़ क्या प्रूव करनी है, हमने जस्ट यहाँ पर एडविन हबल का जिक्र करके ये चीज़ प्रूव करनी है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। वैसे स्पेस में जो
डिस्टेंस है वो लाइट ईयर से मेजर किया जाता है, और एक घंटे में जो लाइट ट्रेवल करती है वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर करती है। एक घंटे में जो लाइट का ट्रेवल करती है वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर करती है स्पेस में लाइट, और इसी से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो अगर आप से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी चीज से हम स्पेस में डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो ये है आपकी लाइट ईयर से हम करते हैं, दूसरा न्यूटिकल माइल से, और तीसरा जो है वो पारसेक से हम करते हैं। ये तीन चीजें हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में तीनों में से कौन सी चीज आ रही है, ठीक है। और अगर तीनों चीजें हैं तो आपने ऑल ऑफ अबव करना है। तो खैर मैं ये आपको बता रहा था कि इन चीजों से जो है वो स्पेस में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो एडविन हबल ने ये डिस्कवर तीसरी किया। चीज कौन सी? बेटा एक है आपकी न्यूटिकल माइल्स, ठीक है, लाइट ईयर, और थर्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जिसे हम कहें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और आपका पारसेक है, और आपका लाइट ईयर है। तो ये तीन चीजें हैं जिससे आपकी हम डिस्टेंस को, स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम यहाँ पर तो किलोमीटर में करते हैं ना, यहाँ पर मीटर किलोमीटर में करते हैं ना, तो वहां पर ये जो है एक यूज किया जाता है जो एसआई यूनिट जिसको हम कहें। तो जैसे आप मेजरिंग यूनिट्स। मेजरिंग यूनिट जो है वो स्पेस में ये यूज किए जाते हैं। खैर यहाँ पर हमने देखा कि एडविन हबल ने एक गैलेक्सी को देखा जो कि जमीन से दूर जा रही थी, और उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझा था। क्लास में हमने बलून पर कुछ डॉट्स लगाए थे और फिर हमने उसमें हवा भरी थी। तो हमने नोटिस ये किया था, हमने एक्चुअली मार्कर से डॉट लगाए थे, पेन से डॉट लगाएंगे तो बलून फट जाएगा और उसमें हवा नहीं भर पाएंगे। तो हमने मार्कर से डॉट लगाए थे, और फिर जैसे ही हमने हवा भरी थी तो हमने देखा था कि जो बलून के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ रहा था, और साथ में जो गैलेक्सीज थी यानी कि जो डॉट्स थे बलून के ऊपर, उनके दरमियान स्पेस जो है, उनके दरमियान स्पेस जो है वो भी बढ़ रहा था। सपोज ये ए है गैलेक्सी, और यहाँ पर हमने बी गैलेक्सी बनाई थी, ठीक है जी। तो जब हमने हवा भरी तो ए गैलेक्सी और बी गैलेक्सी में गैप आ गया, ये वाला। तो दोनों में जो फासला है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब तो यही बनता है। लेकिन हबल ने इससे ये कंक्लूड किया कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे ये दूसरी गैलेक्सी जो है वो दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि कायनात जो है वो फैल रही है, कायनात आगे बढ़ती जा रही है, स्पेस उसका बढ़ता जा रहा है, कायनात फैल रही है। तो ये जो है हबल ने डिस्कवर किया था। लेट्स सी, इसको पिक्चर में देखें आप कि ये देखें, ये यहाँ पर एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका, जिससे आपकी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होती गई। ऐसे ये फर्स्ट स्टेज थी यूनिवर्स की, ये वाली डिस्क, और ये सेकंड स्टेज इसकी, ये थर्ड स्टेज जहाँ पर अब हम रह रहे हैं, ये वाली यूनिवर्स की वो स्टेज है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस तरह यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। ये देखें यहाँ पर इसको एक अंदाजन दिखाया गया है, एक्चुअल तो नहीं है, बट ये है कि एक एस्टिमेशन के मुताबिक ये समझाने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्स किस तरह एक्सपेंड हो रही है। या यहाँ पर ये भी देखें कि यूनिवर्स यहाँ पर भी हमें एक्सपेंड होती नज़र आ रही है, यहाँ पर भी एक्सपेंड होती नज़र आ रही है, लेकिन वो रफ्तार की थोड़ी सी कमी और बेशी दिखाई गई है। ये जो है डीसेलेरेशन का दिखाया गया है। ये देखें डीसेलरेट क्या है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग धमाका हुआ और फिर वो एक्सपेंड होती अब यहाँ तक पहुँची है, और फिर ये जो फोर्थ स्टेज है यहाँ पर पहुँचेगी। फोर्थ स्टेज के बाद वो डीसेलेरेट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये कम है डिस्क, ये डिस्क उससे कम है, और फिर देन फाइनली जो बिग क्रंच होगा उससे यूनिवर्स आपकी कोलैप्स कर जाएगी,
क्योंकि वो डिसेलरेट हो रही है। तो दोनों हमें पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं यहाँ पर कि यूनिवर्स एक्सपेंड भी हो रही है और डिसेलरेट भी हो रही है। तो बिग क्रंच कब होगा? तब होगा जब यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस पर साइंटिस्ट का इत्तेफाक है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, और इस पर साइंटिस्ट का इत्तेफाक है, दे एग्री के यूनिवर्स जो है वो कोलैप्स करेगी, तबाह हो जाएगी। देन वी टॉक अबाउट दिस फेमस साइंटिस्ट एंड आज की दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आपका जो है ये कौन है? अनमोल। अनमोल, ओके। ये कौन बताएगा कि ये कौन है? Albert Einstein. एल्बर्ट Einstein. आइंस्टाइन। ओके, कशिश एंड तिलरेजा, वेरी गुड। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसने आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी है उस पर उसने फर्दर एक्सप्लेनेशन की है। एंड ये जो आपके सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने फिजिक्स के लॉज बनाए थे, यानी कि साइंटिस्ट देखते हैं चीज़ों को फिजिक्स के लॉज से। अगर कोई चीज़ फिजिक्स से लॉज के मुताबिक होती है यूनिवर्स में तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई चीज़ फिजिक्स के लॉज के मुताबिक नहीं होती तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। खैर, सर आइजैक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर से एक सेब गिरा। देन ही रियलाइज कि ये सेब गिरा क्यों है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया है। और उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एक ज़मीन की फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी कहेंगे। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है, खींचती है, अट्रैक्ट का मतलब है खींचती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। चले जी, तो ये ग्रेविटी का उन्होंने डिस्कवर किया कि ऑब्जेक्ट्स को जो है आपकी चीज़ जो है ये अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है। फिर इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो वो मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आकर उसे रोकती नहीं। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, यानी कि पड़ा हुआ है, जैसे टेबल पर मोबाइल रख दिया आपने और वो पड़ा रहेगा जब तक कि कोई उसे उठाए नहीं, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके आइजैक न्यूटन ने बताया था। इस लॉ को देखें तो ये सारी चीज़ें जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती हैं, जो मोशन में है वो मोशन में रहती हैं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उनको डिस्टर्ब या रोकती नहीं। यहाँ पर अब इसकी लॉ पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो कहते हैं कि ज़मीन पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मोशन में है। चाहे आप टेबल पे मोबाइल रख दें तो वो भी मोशन में है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप कार में बैठे हो और कार जो है वो मोशन में होती है, आप बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट में हैं, आप भी मोशन में हैं। तो ये जो है आइजैक की इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन में जो है इसमें एक्सप्लेनेशन की थी उन्होंने। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी E इज इक्वल टू mc², जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। बेटा, जब भी आप भागते हैं और जब बॉलर बॉल करवाता है तो बॉल के साथ आपकी जो भागने की वेलोसिटी होती है वो बॉल से एड होती है, जब जाकर आपकी बॉल की रफ्तार जो है वो बढ़ती है। आपने कभी भी स्पिनर बॉलर को फास्ट बॉल करवाते हुए खड़े खड़े फास्ट बॉल करवाते हुए नहीं देखा होगा। जब भी आपने फास्ट बॉलर को देखा होगा वो दूर से भागते हैं पहले, क्योंकि वो अपने बॉल के साथ वेलोसिटी को जो वो भागने के दौरान जो उनकी वेलोसिटी होती है वो बॉल से एड कर रहे होते हैं। और ऐसे ही सपोज अगर आप कार में बैठे हुए हो और कार चल रही हो अपनी तेज रफ्तार से और पीछे कोई खड़ा हुआ हो, आप उसे बॉल या कोई चीज फेंकेंगे
तो आपकी कार की वेलोसिटी उस चीज के साथ ऐड होकर स्पीड के साथ उस बंदे के पास जाएगी। तो ये क्या है कि वेलोसिटी जो है वो आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड होती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि सपोज अगर आप कार में बैठे हुए हैं और पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, आपकी कार तेज रफ्तार से जा रही हो और पीछे आपने उसको टॉर्च लगाई, उसके बंदे को आंखों का उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी पर, तो अब क्या लाइट की जो स्पीड है, आपकी कार की जो वेलोसिटी है, वो लाइट की वेलोसिटी या स्पीड से जो है वो ऐड होगी या नहीं होगी? जी, कौन बताएगा? नहीं होगी ना। जी निशा। कशिश, सारे आंसर आप ही दे रही होती हैं, बाकियों को भी पार्टिसिपेट करने दिया करें। और आप सर देन ना वो। जी सर आवाज कट थी तो तांजो। आवाज नहीं आ रहा? सर आ रहा है। आ रहा है ना? सर क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज कट गई थी। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब हम बॉल फेंकते हैं कार से, दौड़ती हुई कार से, तो उसके साथ जो कार की वेलोसिटी होती है वो बॉल के साथ ऐड होती है। तो सवाल ये है कि अगर आप भागती हुई कार से किसी बंदे को जो पीछे खड़ा हुआ उसे टॉर्च मारें, तो क्या उस टॉर्च की स्पीड से आपकी कार की वेलोसिटी ऐड होगी या नहीं होगी? सवाल ये है। सर शायद होगी, होगी। ओके, और कोई बताना क्योंकि चाहे? कार अपने जी, मोशन में है और टॉर्च। ओके, यस, और कोई बताना चाहे? लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर जो है ट्विस्ट आ जाता है एक। हमने देखा कि बाल को जब फेंकते हैं भागते हुए या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से फेंकें, तो उसके साथ उसकी वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ऐड होती है। लेकिन ऐसा लाइट के साथ नहीं है। तो ये चीज़ जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन को फेमस करती है, जो जिसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्क्वायर डबल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसमें एक और चीज़ भी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस इक्वेशन में, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई गाड़ी या कुछ, आप उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो वो लाइट की स्पीड से दौड़ सकता है। यानी कि उसकी भागने की, उसके चलने की, उसके दौड़ने की जो रफ्तार है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है। शर्त ये है कि उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया हो। जैकी चैन की जेटली की एक मूवी है द वन के नाम से। उसमें वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स में जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपने हम शक्लों को कत्ल कर देता है, और उसके बाद फिर वो, उसके पास एक रेस्ट वॉच होती है। जब वो रेस्ट वॉच दबाता है, उसका बटन लगाता है, तो वो खुद को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो फौरन से ही किसी और प्लैनेट में पहुंच जाता है। या फिर अगर आपने थॉर मूवी देखी हो, तो उस पर जो है एक उनका दरबान जो है वो तलवार लेकर खड़ा रहता है, और वो फिर एक मशीन जिसमें वो तलवार लगाता है उसको ओपन करते हैं, तो एक लाइट जो है वो निकलती है जो आसमानों की तरफ जाती है, और वो बंदे को एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी दूसरे प्लैनेट पर थोर को पहुंचा देती है। ये आपने अगर चीज़ देखी हो, तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं आपको मूवीज में, ये एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं। ओके जी, ओके जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, ये प्रिडिक्ट करती है कि स्पेस टाइम अराउंड द अर्थ वुड नॉट बी ओनली
warped but also twisted by the planet's rotation. देखें कि यहाँ पर ये बताने की ये बात ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम प्लानेट के ऑर्बिट के गिर्द घूमते हैं तो जितना घेराव, ये देखें यहाँ पर, ये जितना घेराव ज्यादा होगा आवाज कट बेटा, जी मैंने माइक लगाई हुई है, आवाज आपकी आवाज कट हो रहा है। बेटा आवाज कट हो रही होगी आपकी सिग्नल्स की वजह से। अगर आपके पास सिग्नल्स कम होंगे तो उसकी वजह से, और आपकी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी क्योंकि आपके पास अपनी माइक या हैंड फ्री लगा हुआ है। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ से मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, बट आपको सिग्नल का इशू होगा। तो ये देखें कि यहाँ पर स्पेस जितना गहरा है उतना जो है वो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा गुजरेगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को दोहराया जाता है उतना ही उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो है वो हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था टाइम डायलेशन में कि किस तरह जो है ऑब्जेक्ट का टाइम गुजरता है डिफरेंट। अगर हम अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें और किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में रखें, या जैसे जहाज हो या फिर कोई और, तो हम ये नोट करेंगे कि जो ज़मीन पर पड़ा हुआ क्लॉक होगा उस पर टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होगा, और जो क्लॉक जो है आपका उस ऑर्बिटिंग में होगा जो तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा हो, तो उस पर जो है वो वक्त कम गुजरेगा। पहले अर्थ की जो ऑर्बिटिंग थी तेज़ रफ्तार से रोटेट कर रही होती थी, उसकी वजह से हमारे लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल हमारी उम्रें कम हो गई है। चले जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में एक ट्विस्ट, एक नाकामी का सबब जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को आने वाले वक्तों तक या फिर जब तक दुनिया थी उसे उसकी कारनामे या उसकी फेम को जिंदा रख सकता था, लेकिन एक मिस्टेक एल्बर्ट आइंस्टाइन से वो ये वाली साइन लैम्डा की, ये वाला लैम्डा, तो ये गलती हो गई एल्बर्ट आइंस्टाइन से। ये गलती एक्चुअली क्या है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रही है बल्कि वो डीसेलरेट हो रही है। एक्सपेंड नहीं हो रही है बल्कि डीसेलरेट हो रही है। तो ये जो चीज़ है एल्बर्ट आइंस्टाइन को उसकी नाकामी की सबब बनती है। लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि किस तरह लाइफ जो है, हमने यूनिवर्स की बात कर ली कि यूनिवर्स बनी है और फिर वो एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। फिर हम देखिए कि बायोलॉजी में एवोल्यूशन जो है वो किस तरह हुआ है। हमारे पास दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, बायोजीनियस और बायोजीनियसिस, कि लाइफ जो है वो लाइफ से ओरिजिनेट होती है, बायोजीनियसिस कि लाइफ जो है वो लाइफ से ओरिजिनेट नहीं होती। ये दो हाइपोथेसिस जो कि लाइफ की ओरिजिन के बारे में बताते हैं। तो आपने एक क्लास में, अपनी 8th क्लास में एक अगर प्रैक्टिकल पढ़ा हो कि एक बंदा था जिसने कुछ मछली के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े को एक जार में रखा, फिर उसको कपड़े से बांध दिया, और उसके बाद फिर उसने नोट किया कि उस पर कुछ फंगस आ गया था, उससे फिर कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए थे। देन ही कंक्लूडेड के जो है वो लाइफ से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइज आई थी जिन्होंने अपने एग्स दिए थे। खैर, दोनों चीज़ें हैं कि लाइफ से भी ओरिजिनेट होती है, यानी कि लाइफ लिविंग थिंग से भी ओरिजिनेट होती है, और लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से भी ओरिजिनेट होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम देते हैं मुर्गी से, क्योंकि मुर्गी जानदार चीज़ है जो कि बेजान नॉन लिविंग थिंग एक को पैदा करती है, फिर एक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है जो कि लिविंग थिंग मुर्गी को या उसके चूजे को जन्म देता है। ओके जी, हम चार्ल्स डार्विन की बात करें जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। इनकी थ्योरी जो है
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहलाती है या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी कहलाती है, जिसमें चार्ल्स डार्विन जो है ये बताने की कोशिश करता है कि जितने भी आपके, चाहे वो इंसेक्ट्स हों या बीटल्स हों, यहाँ पे आपके बीटल्स हैं, तो ये जो बीटल्स हैं, ये बीटल्स या फिर ह्यूमंस, एनिमल्स, गोजिला, एनाकोंडा, जितने भी आपके एनिमल्स या या आपके ये हैं जानवर, इंसान, ये सब, उनमें एक वेरिएशन होती है। वो वेरिएशन कोई भी ट्रेट होता है, कोई भी जीन होता है जो को ट्रांसफ़र करते हैं और उनको, उनकी नस्ल जो है वो इनहेरेंट करती है, जिसको हम हेरेडिटी कहते हैं। कोई आदतें आपकी ऐसी होंगी जो आपके पेरेंट्स से मिलती होंगी, तो उसको हम हेरेडिटी कहते हैं ना। वो क्यों हेरेडिटी कहते हैं कि हाँ, कि हमारे पेरेंट्स में कुछ वेरिएशंस थी, कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ जो कि हमारे तरफ आई, हमने उनको इनहेरेंट किया, तो ये हेरेडिटी हो गई। फिर ये आगे हमारी नस्लों तक, हमारी औलादों तक ये पहुँचेंगी, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन, क्योंकि नेचर उनको सेलेक्ट करेगी इन वेरिएशंस को थ्रू द हेरिडिटी या इनहेरिटेंस मटेरियल्स के ज़रिए। तो ये फिर नेचर जो है उनको प्रिजर्व करके रखेगी। जब नेचर प्रिजर्व करके रखेगी तो बीटल्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, तो इनकी जो, जैसे वो हिंदी में कहते हैं, प्रजाति या उनकी जिन्स जो है वो यूनिवर्स में जिंदा रहती है। लेट्स टॉक अबाउट द पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस, जो कि ये बताता है कि कुछ बैक्टीरियाज थे जिनको डस्ट, जो आपकी स्पेस डस्ट है या एस्ट्रॉइड है या मेट्रॉइड्स हैं, वो आए उनको लेकर, बैक्टीरियाज को लेकर अर्थ प्लानेट पर, जिससे फिर नतीजा क्या निकलता है कि आपकी जो लाइफ है वो स्पार्क होती है या ओरिजिनेट होती है, ओरिजिन होती है, शुरुआत होती है ज़मीन पर। यानी कि ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो चंद बैक्टीरिया से हुई, जो कि स्पेस में कहीं से डस्ट पार्टिकल के साथ आए या एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड के साथ आए। इनको हम आगे देखेंगे, हमारे पास स्लाइड्स हैं जब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। तो खैर कि लाइफ जो है, पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस, ये लाजमी याद रखना है, इसके मुताबिक लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई आपकी कुछ बैक्टीरिया से, जो कि हमारे अर्थ प्लानेट से नहीं थे बल्कि किसी और प्लानेट से आए थे। तो इसलिए कहा जाता है आर वी मार्शियंस, आर मार्शियंस आर रिलेटेड टू अस, या फिर हम मार्शियन से, हम मार्स से आए हैं, मार्स प्लानेट से आए हैं, या फिर मार्स प्लानेट वाले यहाँ से गए हैं। तो इसमें पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस हमें ये बताने की कोशिश करता है कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन अर्थ प्लानेट पे हुई है वो एक्चुअली मार्स से आया होगा। वो जो बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे थे, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो स्पेस में एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स या डस्ट के ज़रिए अर्थ पर आए होंगे। या फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ से अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट करती थी और फिर यहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपके एस्ट्रॉइड्स या कुछ मेट्रॉइड्स गए किसी और प्लानेट पर, तो वहाँ पर भी उन्होंने लाइफ को ओरिजिनेट किया। और आपने यूएफओज, एलियंस के नाम जो सुने होंगे, वो एक्चुअली इन्हीं थ्योरीज की एक्सप्लेनेशंस के उसमें आती हैं। अब मूवीज़ जो देखते हैं ना, वो बहुत सारी मूवीज़ आपकी ऐसी होती है जो किसी न किसी साइंटिफिक थ्योरी की बात कर रही होती हैं। जैसे हम पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस की बात करें कि हम अर्थ प्लानेट से नहीं है, ये हमारा एक्चुअल प्लानेट नहीं है बल्कि इट्स अ प्रिजन प्लानेट, इंसानों के लिए ये एक प्रिजन प्लानेट है। यानी कि इंसान यहाँ से नहीं आया, इंसान किसी और प्लानेट से आया है। ये डॉक्टर एलिस सिल्वर, उनकी एक बुक है जिनका नाम ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ का नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंसान जो है वो इस अर्थ प्लानेट से नहीं आए, वो किसी और प्लानेट से आए हैं। अगर इंसान यहाँ के प्लानेट के होते तो इन्वायरमेंट जो है उनके बॉडी के मुताबिक सूटेबल होता, लेकिन ये इन्वायरमेंट हमारे लिहाज से सूटेबल नहीं है। इस वजह से हमने गर्मियों में एसियां बनवाई हैं, लगाई हुई हैं, फैन लगाते हैं, हम छाँव या धूप में बचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कैंसर हो सकता है। या फिर ये क्लेम करता है कि कोई भी ऐसा इंसान दिखा दें
जो कि बीमार ना हो, जो कि बीमारी की वजह से मरा ना हो। तो ये चीज़ डॉक्टर एलिस सिल्वर प्रूव करने की कोशिश करता है कि लाइफ जो है, जो अर्थ प्लैनेट पर ओरिजिनेट हुई है, बेसिकली वो अर्थ प्लैनेट पर ओरिजिनेट नहीं हुई। ये भी एक तरह की पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि लाइफ जो है वो किसी और प्लैनेट से आई है, मे बी पॉसिबली कि वो मार्स से आई हो। आपने रोवर का नाम सुना हो, जो कि मार्स पे जो सैटेलाइट भेजी गई है उसका नाम है, जो वहाँ पर जाकर देखेगी कि क्या मार्स से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, हम मार्स से तो नहीं आए हैं, या मार्स पर लोगों को किस तरह सेटल किया जा सकता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? Do you have any idea about solar system? Yes, महक आप बताएं। महक, श्वेता, यस सर। बेटा आप बताएं, आप सोलर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा है आपने? सोलर सिस्टम मतलब वहाँ पर सन के अराउंड कुछ प्लैनेट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, और 8 प्लैनेट्स होते हैं, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ उनमें से डार्क प्लैनेट्स होते हैं, और वेरी गुड, कुछ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज होती हैं। वेरी गुड। और स्नेहा आप बताएं। वेरी गुड श्वेता। थैंक यू सर। If you have any idea or basic point regarding some topic, तो आपका टॉपिक बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी उसकी बेस बनी हुई होती है, थोड़ा बहुत आपको पता होता है, तो वो आपका टॉपिक अच्छा हो जाता है। चलिए जी, बहरहाल हम जो है वो सोलर सिस्टम की बात बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या कहती है इस यूनिवर्स के कोलैप्स के हवाले से। ये जो हमने बिग क्रंच की बात की, उसके हवाले से देखिए, जिस तरह यूनिवर्स ओरिजिनेट हुई है उसी तरह यूनिवर्स का एक खात्मा भी है। वो कहते हैं ना, जो चीज़ बनी है तो उसका खात्मा भी है। तो इसी तरह हम सोलर सिस्टम को समझने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह ख़त्म होगी, या फिर क्या हमारी यूनिवर्स और उसके पैरेलल कुछ और यूनिवर्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। Are we are living in one universe, or we are living in multiple universes? जी, कौन बताएगा कि हम एक कायनात में रहते हैं, एक यूनिवर्स में रहते हैं, या बहुत सारी यूनिवर्स हैं? ऐसा तो एक नहीं है, सर एक ऐसा तो नहीं है कि कुछ और यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती हैं? नो सर। एग्जिस्ट करती हैं? नहीं सर। नहीं। ओके, आपने अगर अनआइडेंटिफाइड यूएफओस का, ऑब्जेक्ट्स का नाम सुना हो, उड़न तश्तरी हिंदी में, और जो है उड़न खटोला उर्दू में नाम सुना हो, यानी कि एलियन का जहाज जिसमें वो आते हैं, ये वाला, ये यूएफओ, इनका जिक्र सुना है मूवीज में कभी कहीं? जी जी सर। ये बेसिकली क्या होते हैं निशा? सर इसमें वो जादू जो होता है जादू होता मेरे है ख्याल। जो जमीन पर उतरता है, वैसे ही जैसे पीके जो है वो उतरता है अपने इससे, यूएफओ से। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, के यूनिवर्स जो है जिसमें हम रहते हैं वो एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स। जिसको हग एवरेट जो है वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं मल्टीवर्स का,
कि बहुत सारी मल्टीवर्स यानी कि हमारी यूनिवर्स के पैरेलल बहुत सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हिंदू रिलीजन में भी ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि लोग कहते हैं यूनिवर्स को, और कोई 14 लोकाज यूनिवर्स जो है कायनातें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू कॉस्मोलॉजी। या फिर इनमें बाकी भी रहते होंगे। ये देखें कि ये तो हमारा अर्थ प्लैनेट है, और इसके पैरेलल्स कुछ और अर्थ प्लैनेट्स की भी बात की जाती है, या जिनको आप 14 लोकाज अपनी ज़बान में कहते हैं, कि हमारी यूनिवर्स के पैरेलल बहुत सारी यूनिवर्स हैं। तो मल्टी यूनिवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। ये देखें कि हम जो है जो यहाँ पर बिग बैंग हुआ है, तो हम रहते हैं बिल्कुल इस जो है कप के अंदर, ये हमारी यूनिवर्स है। और इससे बाहर देखें तो बहुत सारे आपको ये देखें, ये एक गैलेक्सी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है जो कि हमारे कप से बाहर है, या फिर इस तरह ये गैलेक्सीज हैं, या ये इर्रेगुलर गैलेक्सीज भी हैं कुछ। इस तरह आप देखें कि बहुत सारे स्टार सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी ये जो कप के अंदर की यूनिवर्स है उससे बाहर भी। तो ये साइंटिस्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर आर मल्टीवर्स, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ओके, व्हाट इज द गैलेक्सी? बाय द वे, गैलेक्सी क्या है? ओके, मैं बता देता हूँ। ओके जी, गैलेक्सी बेसिकली आपके जो गैस होते हैं, आपकी जो डस्ट होती है, या बिलियन ऑफ स्टार्स की जो कलेक्शन होती है, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। आपकी चाहे वो गैस हो उसके गिर्द, या डस्ट हो, या बहुत सारे स्टार्स हो जो कि उस गैलेक्सी में आते हैं। तो एंड हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम्स पाए जाते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसमें अंदाजन कोई 100 सोलर सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, और उस सोलर सिस्टम के अराउंड ऑर्बिटिंग करते हुए 8 जो प्लैनेट हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट है उसमें हम रहते हैं। एक्चुअली जो गैलेक्सी है उसको डिस्कवर किया था हबल ने। मैंने आपको बताया कि हबल वो देख रहा था एक गैलेक्सी, एक स्टार की तरफ जो कि ज़मीन से दूर जा रहा था, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। एक्चुअली उन्होंने एक गैलेक्सी को भी डिस्कवर किया था। ये देखें, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये देखें, ये आपकी गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी, और ये आपकी एलिप्टिकल गैलेक्सी, और ये कुछ आपकी इर्रेगुलर गैलेक्सीज भी हैं इनमें, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, गैलेक्सीज टाइप्स को देखें। ये सर हमारी तो मिल्की वे गैलेक्सी है ना? हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। और ये 3 टाइप्स की गैलेक्सीज हैं। वैसे बेसिकली गैलेक्सीज जो है वो उनकी टाइप्स की हम बात करें तो वो 3 टाइप्स की हैं। स्पाइरल गैलेक्सी है, फिर एलिप्टिकल गैलेक्सी है, और तीसरी इर्रेगुलर गैलेक्सी है। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट एंड ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट द रिलीजन सेज। ये एक थ्योरी आपकी के मिल्क ड्रेमोडा एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी से इन्होंने मिल्क लिया है, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी से इन्होंने ड्रेमोडा लिया है। तो दोनों को मिलाकर इन्होंने मिल्क ड्रेमोडा कर दिया है, जो कि ये थ्योरी बताती है कि कोई 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये दोनों ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ टकराने वाली है, क्योंकि ये जो गैलेक्सीज हैं उनकी एक अपनी ग्रेविटेशनल पुल भी है, ये एक दूसरे को खींचती भी हैं।
और एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। जैसे हबल ने देखा था कि गैलेक्सी एक दूसरे जो है वो दूर भी जा रही थी। तो ये दूर तो जा रही है, लेकिन इन गैलेक्सीज में जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसके ग्रेविटेशनल पुल के होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब भी आ रही है। लेकिन इनकी जो करीब आने की जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त रफ्तार है, यानी कि कोई 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये दोनों गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी, आपस से टकराने वाली है। और उसके बाद क्या होगा कि यूनिवर्स की एक कोलिजन या गैलेक्सीज की कोलिजन पॉसिबल, ये कि कायनात खत्म हो जाएगी, या फिर ये है कि दो गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो जाएं तो एक सुपर गैलेक्सी बन सकती है। हमने देखा कि आपके बिग क्रंच को, कि बिग क्रंच एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्स जो है वो डिसेलरेट हो रही है। यहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ और ये इस स्टेज के बाद वो डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आकर एक फिर से बिग बैंग होगा, जिसके नतीजे में, या जिसको हम बिग क्रंच कहें, उसके नतीजे में यूनिवर्स जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। चले जी, एंड लेट्स टॉक अबाउट द कोर। ओके, हम कोर की बात करें। ये जो सन का कोर है, जो कोई 6000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है, 6000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। इतनी हीट जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये एक्चुअली कोर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस और कुछ और गैसें हैं जिसकी वजह से कंबशन होती है, और यहाँ पर सन जो है वो हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। एनर्जी की फॉर्म हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हम ये देखें, ब्लैक होल का जिक्र करें तो ब्लैक होल एक्चुअली ये भी यूनिवर्स की खात्मे की बात करता है कि जो ब्लैक होल होता है एक ऐसा स्टार जिसकी एज खत्म हो जाती है। जैसे सन इज अ स्टार, जब उसकी एज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये फट जाएगा और एक इसमें से होल बन जाएगा और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ जाएगा और ये एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर खींच सकता है। ये ताकत है आपके ब्लैक होल में। तो ये खैर कि ये इससे भी आपके ये हो सकती है। देन ये भी है कि सन की जो ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से सारे ऑर्बिटिंग उससे ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। अगर इसकी ग्रेविटी छूट जाए तो ये जो स्टार्स हैं जितने भी, वो सारे जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाएंगे। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम्स की हम बात करें कि सोलर सिस्टम एक्चुअली क्या है। जैसे हमें श्वेता ने बताया कि सोलर सिस्टम जो है उसमें एक सन है और बाकी जो है उसके अराउंड ऑर्बिटिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, एक्चुअली ये ऑर्बिट करते हैं। ये इनका ऑर्बिट है। ये जो आपको सर्किल नज़र आ रहा है, ये एक इमेजिनरी सर्किल है समझाने के लिए कि किस तरह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और बाकी जो प्लैनेट्स हैं आपके, वो सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। ये देखें, हमारी जो ज़मीन है जब वो ऑर्बिट करती है, एक्चुअली इसके दो मोशंस होते हैं, एक रेवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। रेवोल्यूशन जो है वो ऑर्बिट जो है अराउंड द सन जो है वो चक्कर लगाती हुई फिर से वापस यहाँ पर पहुँचेगी, तो उसे 365 जो है वो दिन लग जाएंगे, जो कि हमारे एक साल के बराबर होता है। हमारा एक साल तभी मुकम्मल होता है जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक साल हमें पूरा हो जाता है। फिर ज़मीन अपने ही महवर पर गर्दिश करती रहती है। वो जैसे हमने टॉप की बात की थी, लाटू की बात की थी कि वो किस तरह एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो ज़मीन का दूसरा मोशन जो है वो रोटेशन है और ज़मीन उसी पर रोटेट कर रहा होता है, उसी मोशन पर। तो उसके वजह से ज़मीन जो है जब रोटेट कर रहा होता है
सर बेटा यस बेटा, तो हम ये बात कर रहे थे, सॉरी फॉर मैं आपको ये बता रहा था कि अर्थ का जो सेकंड मोशन है वो रोटेशन है। जब अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सेस पे, तो हमें आधा दिन वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज को फेस कर रहा होता है ईस्ट वाला, वहाँ पर दिन होता है, और ये जो वेस्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ पर रात होती है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है वो डार्क होता है, यानी कि नाइट होती है। इसी तरह अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रही होती है, ऐसे ही घूम रही होती है, यहाँ से ऐसे घूम रही होती है। तो जितनी डिग्री वो घूमती है उतना डिग्री हमारे यहाँ टाइम बनता है। अगर सपोज हमारी अर्थ जो है वो 1 डिग्री घूमती है तो वो हमारी ज़मीन पर 4 मिनट गुजरते हैं, और अगर हमारी अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है तो हमारे यहाँ 60 मिनट होते हैं। तो चार को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री से, तो आपको 60 मिनट यानी कि जो कि आपके 1 आवर के इक्वल है वो आपको मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। तो हर 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होती है। इसी तरह डिग्री अर्थ जो है वो 15 घंटे रोटेट करते 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 जो है वो हमें, जब अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, तो हमें पूरा 1 दिन मिलता है, यानी कि 24 घंटे। और इसमें आपका दिन का भी हिस्सा होता है और रात का भी हिस्सा होता है। वैसे हम इनको देखें कि मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू सन है, देन सेकंड पे आपका वीनस है। इसको समझाने की खातिर हम एक छोटी सी सिंपल लेंगे, लेकिन एक बात इसमें ये भी समझें कि ये जितने प्लैनेट्स इसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, सैटर्न जो है ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है प्लैनेट का नाम बताएं जिसके पास रिंग्स हैं, तो ये सैटर्न है जिसके अराउंड जो है वो आपको रिंग नज़र आती है। ये जो रिंग है ये सैटर्न के अराउंड नज़र आती है, बाकी ये किसी और प्लैनेट के पास नहीं है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं उनके अराउंड जो है सैटेलाइट्स अपनी अपनी होती हैं, उनकी तादाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसकी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को बेसिकली हम मून भी कहते हैं। एक मून है जो कि हमारे अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है। देखिए, अगर हम सूरज की बात करें तो उसकी जो सैटेलाइट्स हैं, ये प्लैनेट्स उसकी सैटेलाइट हैं जो कि उसके गिर्द ऑर्बिट करती हैं, चक्कर लगाती हैं। तो ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है वो है आपका चांद। और फिर इससे हमें 2 तरह के कैलेंडर मिलते हैं। जब चांद आपका गर्दिश करता है, ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो 1 साल मुकम्मल होता है। जब ज़मीन चांद के सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो 1 साल मुकम्मल हो जाता है। और इसमें एक बात और भी समझने की है, अगर ये चांद गर्दिश करता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा तो आपको सोलर एक्लिप्स नज़र आएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ पर अंधेरा छा जाता है या फिर सेमी डार्कनेस आपको नज़र आती है, बिकॉज के सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है और स्पेस के स्कैटर हो रही होती है स्पेस में, इस वजह से। चले नहीं बेटा। और ये जो ऑर्बिट देखें आप, इन के मरकरी का सबसे ऑर्बिट का मरकरी का है, फिर सेकंड पे वीनस का, और फिर ये थर्ड पे ऑर्बिट बड़ा जो है वो अर्थ का है। फिर इसी तरह देखें कि प्लेटो का जो ऑर्बिट है वो सबसे बड़ा ऑर्बिट जो है किसी प्लैनेट का है तो वो प्लेटो का है। लेकिन 2006 में प्लेटो को जो है प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहा था, इस वजह से। बेटा ये चीज़ याद रखें कि ये जो है आपका एम वेम्स टू काम का नहीं है, ये ऐसे ही हमने लगाया है, जे सन।
तो एम वेम्स जे सन, मैंने बताया था कि वेम जो है एक्चुअली इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स कम। और एस यहाँ का यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा कम्स। एम कम्स टू जे सन, तो ये आपका जे डॉट जो है इसके बेटे के पास नहीं आता। मतलब ये मैंने एक सिंपली आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर आप सिंपली याद कर सकते हैं कि किस तरह आप जो प्लैनेट्स की तरतीब है वो याद करने में आपको इजी रहेगी। एम जो है वो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, एम मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। वी जो है वो आपकी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है वो आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ए लाजमन मैं छोड़ रहा हूँ ए से। फिर मास जो है वो आपकी एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाए जे जो है वो आपको जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और एस जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एक रिंग भी है। यू जो है वो यूरेनस को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो है वो नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्लैनेट्स की तरतीब है। अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, एम वेम्स टू जे सन। फिर जब भी आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अगर ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप इससे ये निकाल सकते हैं कि पहले मार्स है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ प्लैनेट कौन है, कौन सा है, तो अगर आपको ये याद होगा तो आप ये काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये फोर्थ पे प्लैनेट ये है। अगर पूछा जाए कि लास्ट वाला प्लैनेट कौन सा है तो वो एन से आता है। इसका मतलब ये है आपके नेपच्यून। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट 3 प्लैनेट्स कौन से हैं तो आपने वर्ड सन याद रखना है, यानी कि सूरज। सन को याद रखेंगे तो पहला आएगा सैटर्न, यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून। तो ये तरतीब है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। लेट्स सी के सूरज जो है, जो सन है, उसका प्राइम फंक्शन जो है वो क्या है। सूरज जो है वो इट गिव्स एनर्जी, यानी कि लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। देन अल्ट्रावायलेट यूवी रेस प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी कैंसर का सबब बनती हैं अगर वो सूरज पर गिरे। लेकिन एक आपकी ओजोन लेयर है जो इनको रोकती है ज़मीन पर आने से, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम वो पढ़ेंगे। फिर इसी तरह सूरज जो है एक्स रेज और गामा रेज को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली 3 तरह की रेज होती हैं, एक एक्सरे होती है, दूसरी वाई रे, और एक्सरे, बीटा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो एक्स और बीटा रेज ये चार्ज इनमें चार्जेस होती हैं, और गामा रेज जो है वो चार्जलेस होती है। अब जब भी हमारे यहाँ या अर्थ में रिसोर्सेस निकालनी होती हैं तो पहले गामा रेज को भेजा जाता है, क्योंकि गामा रेज क्योंकि चार्जलेस होती है, उनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होती है, तो वो जाकर रिसोर्सेज को जलाती नहीं है, तो इनका इस्तेमाल ऐसे इसीलिए होता है। फिर सूरज जो है वो रेडियो वेव्स आपके प्रोड्यूस करता है। देन प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा बेसिकली आपकी जो हॉट और इलेक्ट्रिकली चार्ज जो गैसेस होती हैं उनको कहा जाता है, जो कि सन प्रोड्यूस करता है। देन हम प्लेजिस की बात करें कि सूरज को भी वो कहते हैं ना कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो सूरज को भी दाग है, 2 तरह के स्पॉट्स हैं। एक आपके प्लेजेस के नाम से, जो कि ब्राइट स्पॉट्स कहलाते हैं, जिनको हम प्लेजेस कहते हैं। देन फिर कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। तो सन पर 2 तरह के आपको स्पॉट्स नजर आएंगे, एक ब्राइट जिनको ब्लेजेस कहा जाता है, और दूसरे डार्क जिनको सन स्पॉट्स कहा जाता है। Okay. Now let's compare case what is the difference between sun and protostar. Anyone if could help me, अगर कोई मुझे बताए कि प्रोटोस्टार और सन में क्या डिफरेंस है।
यस बेटा। अगर मुझे कोई बताए कि सन और प्रोटो स्टार में क्या डिफरेंस है। जी। आसिया, बेटा आसिया, जी सर। आप बताएं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द प्रोटो स्टार? नो सर। ओके, सुरक्षा, डू यू नो दिस? नो सर। ओके, एनीवन? सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता बट आई थिंक टोटल स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें न्यूक्लियर फिजन नहीं होता। उसमें क्या नहीं और होता? और वो सर स्टार शायद वो लाइट को स्टार तब बना था जब न्यूक्लियर फिजन शुरू हुआ था। मे बी आई हाँ, डोंट आई एम वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि स्टार्स की एज होती है एक, प्रोटो स्टार्स यंग स्टार्स को कहा जाता है, लेकिन इनके और सन के डिफरेंस वैसे सन को भी स्टार कहा जाता है। सन इज आल्सो अ स्टार, ये प्लैनेट नहीं, इट्स अ स्टार। स्टार उसको कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है, which produces its light। तो इस वजह से सन को हम स्टार कहते हैं। एंड देयर आर सम प्रोटो स्टार्स, वो स्टार जो अभी उन्होंने लाइट प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया है, यानी कि हम उनको यंग स्टार्स कहते हैं। तो वो आगे चलकर लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर जैसे ही वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उनकी ग्रेविटेशनल पुल बनेगी, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को भी खींचना शुरू करेंगे, और फिर देन एक नया सोलर सिस्टम जो है वो अपने अराउंड बनाएंगे। वेरी गुड, एंड आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये सोलर सिस्टम जो है वो किस तरह बना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है कि सूरज और इसके गिर्द जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम बना कैसे है? इसकी दो तरह की थ्योरीज है, एक मोनेस्टिक थ्योरीज है और दूसरी ड्यूलिस्टिक थ्योरीज हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मोनेस्टिक थ्योरी क्या कहती है। मोनेस्टिक थ्योरी ये कहती है कि एक बहुत बड़ा बादल था गैस का, एक बड़ा क्लाउड ऑफ गैस था। ये फ्रांस के थे रेनी डेस्कार्ट, जिन्होंने 1600 में हमें ये बताया कि सोलर सिस्टम वो बेसिकली इस वजह से बना है कि कुछ एक एक गैस का बड़ा बादल था, और उससे आपके ये प्लैनेट्स बनाए हैं। फिर नेबुलर थ्योरी हमें ये बताती है कि जो कि आपके साइमन डी लैप्लेस ने दी थी, ये भी रेनी डेस्कार्ट की तरह फ्रांस से ताल्लुक रखते थे, और एक्चुअली एक ह्यूज जो है गैस क्लस्टर, जिसको हम सुपरनोवा कहें, उसने एक नेबुलर की फॉर्म ली, और फिर उसके बाद आप देखें कि यंग स्टार बना, एक प्रोटो स्टार बना, यंग स्टार। फिर उसके बाद प्लानिटरी डिस्क बनी। जैसे ही इस प्रोटो स्टार ने अपनी लाइट प्रोड्यूस करना शुरू की और ग्रेविटेशनल पुल बना, तो उसने अपने अराउंड ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करवाना शुरू किया, तो उससे फिर एक प्रोटो प्लानिटरी डिस्क बनी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि आपका सोलर सिस्टम बना है। ये थ्योरी हमें बताती है मोनेस्टिक थ्योरी। फिर हम ड्यूलिस्टिक थ्योरी की बात करें, तो ये थ्योरी हमें बताती है कॉप्ट डी बफन की तरफ से, जो कि 1700 में दी गई थी। और ये थ्योरी बताती है कि कुछ बड़े ह्यूज ऑब्जेक्ट्स थे जो कि सूरज के गिर्द से गुजर रहे थे, और क्योंकि सूरज की एक ग्रेविटी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को, जो हमने देखा कि ऑर्बिट के अराउंड रोटेट जो करते हैं, वो एक्चुअली करते हैं सूरज की ग्रेविटी की वजह से। सूरज की ग्रेविटी उनको ऑर्बिट करवा रही होती है। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए सूरज की, तो ये सारे प्लैनेट जो है वो आगे निकल जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे या किस तरह कुछ। तो खैर, कुछ ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम प्लैनेट्स कहें, ये प्लैनेट्स गुजर रहे थे स्पेस में सूरज के गिर्द से। जैसे ही इन्होंने गुजरना शुरू किया, उसके ऑर्बिट में जैसे ही पहुंचे सूरज के,
तो सूरज ने उनको रोटेट करवाना शुरू किया और तब से वो उसकी ग्रेविटी की वजह से रोटेट कर रहे हैं। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड आपकी जो है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। फिर इसमें एक नेबुला जो कि एक डस्ट का क्लस्टर था, इससे पहले हमने जो मैंने आपको ये दिखाई, पीछे जाएंगे बेटा, ये मैंने जो आपको नेबुलर थ्योरी दिखाई, इसमें जो हम क्लस्टर्स की बात कर रहे थे वो गैस के क्लस्टर थे, ठीक है। यहाँ पर ड्यूलिस्टिक थ्योरी में क्योंकि ये डस्ट और ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो इनके मुताबिक कुछ डस्ट के जो क्लस्टर थे जिनको नेबुलाई हम कहें, उन्होंने एक प्रोटोप्लानेटरी सिस्टम बनाया, डिस्क बनाई, और फिर उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो प्लैनेट्स थे या मून्स या सैटेलाइट्स थी, उन्होंने ऑर्बिट करना शुरू किया और उसके नतीजे में हमें सोलर सिस्टम जो है वो बन के मिला है। तो इस तरह आपके सोलर सिस्टम्स बने हैं। लेट्स टॉक अबाउट द के प्लैनेट्स जो है जो कि सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, इनको बॉट्स लॉ ने जो है वो बताया था कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इनको कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था, ये इन्होंने क्या किया था बेसिकली कि सपोज ये जो प्लैनेट है आपका, ये वाला नंबर 1 को ले लेते हैं हम एज एग्जांपल के तौर पर, मरकरी। तो मरकरी जो है उसको सपोज 0 पोजीशन पे, फिर वो हर प्लैनेट की जो फिगर है, नंबर है जिस पर वो स्टैंड करता है या पोजीशन जो है उनकी, उनके साथ 4 ऐड करते थे, फिर उनको डिवाइड करते थे 10 के साथ। फिर जब 10 के साथ डिवाइड करें आप इसको, तो ये आपका बनेगा 0. जी, तो ये आपका बनेगा 0.4 बनेगा। तो ये आपका बनेगा 0.4। एक्चुअली ये 0.4 जो है वो बॉट्स लॉ के मुताबिक बनेगा। अगर यहाँ पर अब ये देखें कि 0.3 जो है ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 0.3 जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखा हुआ है, AU जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखा हुआ है। क्योंकि हमने कहा ना कि प्लैनेट्स को जो है वो डिस्टेंस वगैरह उनका जो मेजर किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर में किया जाता है। खैर, तो ये इस तरह उन्होंने बॉट्स ने जो है ये ला दिया था, बॉट्स ला। एक्चुअली ये टेशियस या टेटियस भी इसको कहते हैं, जोहान टेटियस भी आप इसको कह सकते हैं, उन्होंने ये दिया था, या फिर जोहान बॉट्स आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों ने दिया था ये कि प्लैनेट्स के जो है वो सूरज से कितना दूर है, उसकी कैलकुलेशन उन्होंने इस तरह की थी कि हर प्लैनेट की जो पोजीशन है उसके साथ वो 4 ऐड करते थे, फिर 10 को डिवाइड कर देते थे उसके साथ, तो इससे उनको ये एक पोजीशन मिलती थी। फिर इसमें प्याजी की एंट्री होती है, जिसने ये जो सेरेस है जो कि आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, उनको प्याजे ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली आपके कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो है उन्होंने प्याजे ने जो है वो डिस्कवर किया था 1801 में कि कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं जो कि हमारे प्लैनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, ये बॉट्स लॉ की कैलकुलेशन है और ये जो है वो एक्चुअल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसकी कैलकुलेशन है। इस तरह जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा प्लैनेट सोलर आपके सन से कितना दूर है। देन लेट्स टॉक अबाउट, हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, कि मरकरी जो है वो पहला प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट जो है हमारा वो मरकरी है, जो कि जिसका डायमीटर जो है वो 58 किलोमीटर है, और सॉरी डिस्टेंस जो है वो 58 किलोमीटर है, और डायमीटर जो है इसका 4843 जो है किलोमीटर का डायमीटर है, और इसे सूरज के गिर्द घूमने में कोई 88 डेज लग जाते हैं। मोस्टली ये पूछा जाता है कि मरकरी को कितने दिन लगते हैं सूरज के अराउंड चक्कर लगाने में, क्योंकि फर्स्ट प्लैनेट है, तो इसको लगते हैं 88 डेज। और वीनस और मरकरी को देखें तो
इनके पास जो मून है या सैटेलाइट है वो 0 है, यानी कि मरकरी और वीनस के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करता है। जैसे अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है तो उनके साथ कोई नहीं रोटेट करता। फिर आप वीनस को देखें, सेकंड पे वीनस है जिसका ये डिस्टेंस है, ये फिर डायमीटर और ये रेवोल्यूशन जो उसके साल जो है वो बनता है। वीनस जो है ये वाहिद प्लैनेट है जिसका दिन जो है वो साल से बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, जिसका दिन जो है वो साल से बड़ा होता है। ये मोस्टली एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कौन सा प्लैनेट है जिसका साल जो है वो दिन से छोटा होता है उसके दिन से। तो ये वीनस जो है वो प्लैनेट है जिसका साल जो है वो उसके दिन से छोटा होता है। फिर थर्ड प्लैनेट पे हमारे पास अर्थ है जिसका डायमीटर जो है वो 12,446 है और 365 दिन लग जाते हैं उसको सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में। उसका पूरा एक ऑर्बिट जो वो रेवोल्यूशन है कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन उसका 365 दिन के बराबर होता है। और इसकी एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं जो इसके गिर्द ऑर्बिट करती है। देन मार्स की 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर की 12, सैटर्न की 10, यूरेनस की 5, नेपच्यून की 2 और प्लेटो की 0। मैंने आपको बताया कि प्लेटो को जो है वो प्लैनेट से निकाल दिया गया था। लेट्स बेटा कंटिन्यू। ये फिगर आप बाद में देख के याद भी कर सकते हैं। ओके जी। देन सी के एस्ट्रॉइड्स जो है वो आपके क्या है, आपके माइनर प्लैनेट्स हैं। इनका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है। जैसे वो मैंने आपको सेरेस बताया ना, ये सेरेस वाली पोजीशन पर लोकेट करते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। फिर कुछ ग्लोइंग गैसेस होती हैं, ऐसी जो गैसेस जो डस्ट जो जलती हुई आपको नजर आती हैं नियर द सन, उनको हम कहते हैं कॉमेट्स। देन मेटियोराइट्स, आपके कुछ ऐसा मलबा, डेब्रिस मलबा, जब कोई चीज़ तबाह और बर्बाद हो जाती है, कोई बिल्डिंग गिरा दी जाती है तो उसका मलबा पड़ा रहता है। जैसे अभी एंटी क्रोचमेंट वालों ने अभी कनकोट का हाल किया है, तो वो जो बाकी चीज़ें बल जाती हैं उसको डेब्रिस कहते हैं। तो कुछ डेब्रिस एक मलबा भी होता है जो कि आपके इस हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। देन कुछ शूटिंग स्टार्स या रॉक्स होते हैं जिनको हमारी अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी जो है हमारी अट्रैक्ट करती है इनको जी। लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ के शेप की हम बात करें। जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, लेट्स टॉक अबाउट अर्थ। और हम अर्थ के शेप की बात करते हैं कि अर्थ का शेप जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ये एक्चुअली जैसे आपने वो ऑस्ट्रिच एक देखा हो, शतुरमुर्ग का अंडा देखा हो, तो उसकी शक्ल का कुछ पाया जाता है। और ये हमारे हिंदू और इस्लामिक रिलीजन में भी सेम कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अर्थ को उससे एट्रीब्यूट किया जाता है। आप अंडे को दें तो उसकी एक जो यॉक है उसके जो पानी होता है उसके ऊपर गर्दिश कर रही होती है। ऐसे ही हमारी ज़मीन और फिर जो हमारे 7 समंदर है उसमें गर्दिश कर रही होती है। चलें, सॉरी, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो जो 5 हमारे ओशंस हैं उनके ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं। देन बेटा देखते हैं, आपने मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये क्या कहलाता है, ये वाला स्पेस, ये यहाँ से यहाँ वाला या यहाँ से यहाँ वाला स्पेस, रेडियस सर। रेडियस कहलाता है। वेरी गुड। हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस का आधा जो भी होता है जिसको हम हाफ ऑफ डायमीटर कहें वो आपका रेडियस होता है। जो अर्थ का रेडियस है वो है 6380 किलोमीटर का। चलें जी। देन ये जो सर्किल होता है जिसे हम जियोग्राफी में सर्कमफ्रेंस कहते हैं, आप मैथमेटिक्स में सर्किल कहते हैं, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है या पाई के इक्वल होता है।
तो ये जो है सर्किल जो है जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहें वो जो है अर्थ का वो है 40,075 जो है किलोमीटर का। चलें जी, देन हम अर्थ के नॉर्थ टू साउथ की बात करें इसके डायमीटर की तो वो है 12,715। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बात करें, अर्थ के ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम बात करें डायमीटर की तो वो है 12,760। अब देखें 760 और 12,715 इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर इसको आप मैनेज करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है अर्थ का यहाँ वाला ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये देखें ये 760 है तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फिर अर्थ जो है वो आपका इस तरह इससे मिल जाएगा, ये इस तरह मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे पूरा आपका एलिप्टिकल फॉर्म में, या आप जो मैं आपको बता रहा था कि ये अंडे की शक्ल में बन जाता है। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है वो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो डायमीटर अर्थ का 12,760 किलोमीटर है, और इसी तरह नॉर्थ जो साउथ है वो कम है, उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर जो है डायमीटर इसका कम बढ़ जाता है, तो आपकी अर्थ जो है वो थोड़ी सी एलिप्टिकल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो अर्थ है वो बल्ज करती है। हम अर्थ की एनाटॉमी की बात करें तो अर्थ जो है उसको कुछ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो ऊपर की लेयर है जिसमें आपको पानी, ज़मीन, पहाड़, दरिया, समंदर नज़र आते हैं, जिस पर आप रिहाइश करते हैं, रोड, रास्ते, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये वाला जो लेयर है अर्थ की ये क्रस्ट कहलाती है। और फिर आप ज़मीन से कुछ मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, मिनरल्स वगैरह जो निकालते हैं, ऑयल, गैस वगैरह, तो वो होता है क्रस्ट। हमारे पास जितने भी अर्थ के जो रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो अर्थ के ज़मीन से जितने भी आते हैं वो सारे आपके मोस्टली पाए जाते हैं क्रस्ट मेंटल में। एंड देन फिर अर्थ का एक कोर है, फिर कोर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आपका आउटर कोर है, ये वाला आउटर कोर है, और ये वाला इनर कोर है। ये बहुत ही गर्म होते हैं टेम्परेचर के लिहाज से। जैसे वो वॉल्केनो आपने अगर देखा हो तो वॉल्केनो जो है वो एक्चुअली ये जो आपका आउटर कोर है उसी से जनरेट होकर आकर ज़मीन से बाहर निकलता है, जिसे हम जब उसकी पिघली हुई फॉर्म होती है तो उसको मैग्ना कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है ज़मीन पर तो हम उसको लावा कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि आपका जो वॉल्केनो है जब उसके अंदर अगर ये आपका पड़ा हो, गर्म जो है उबलता हुआ खोलता हुआ आपका लावा, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको? मैग्ना। और जो बाहर निकल कर आता है उसको क्या कहते हैं? जी, लावा। उसको लावा कहते हैं। वेरी गुड प्रांजल। सी यू आर ऑल पार्टिसिपेटिंग। ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलें जी, ये वीडियो यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं चलेगी, छोड़ देते हैं। वैसे इसमें आपको टॉप दिखाई गई थी, आपको टॉप दिखाई गई थी। ये देखिए बेटा, ये सन है और अर्थ जो है उसकी एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन को याद करें। रेवोल्यूशन क्या होता है कि ये आपका सूरज है और इस सूरज के गिर्द जो है वो ज़मीन जो है वो चक्कर लगाती है, जो कि आपके 365.25 डेज के बराबर होता है। फिर ये जो 25 है ये फिर एड होते 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 4 साल में 4 इयर्स के बाद एक पूरा दिन बन जाता है। 2.5 जो है ये एड होते होते एक पूरा दिन बन जाता है। तो फिर क्या होता है, हर साल फिर फरवरी में हम क्या करते हैं, फरवरी में एक दिन इजाफी ऐड कर देते हैं। और इसकी वजह से तो फरवरी में एक दिन ऐड कर देते हैं। जिस दिन फरवरी में एक दिन ऐड किया जाता है उस साल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन बताएगा?
लाइट ईयर लीप ईयर लीप ईयर, वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड बेटा। इसको हम कहते हैं लीप ईयर। और इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है लीप ईयर को। चलिए आप ये समझें कि ये अर्थ की जो है वो रोटेशन है, लेकिन अर्थ हमेशा जो है वो आपकी ईस्ट से आपकी जो ये है अपना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो रोटेट करती है। अर्थ की रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। चले जी, इससे फिर इस रोटेशन से हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारे पास दिन और रात बनता है, और फिर इसी रोटेशन से हम दिन बनाते हैं, या टाइम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अर्थ की जो है अपनी ये जो ये यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये एक्चुअली अर्थ का अपना एक्सिस दिखाया गया है जिसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे भी घूम रही होती है, और ये जो है ये ऑर्बिट जो आपको दिखाया गया है ये एक्चुअली सन के गिर्द घूमती है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ के दो मोशंस हैं, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। लेट्स कैलकुलेट कि हम लीप ईयर के हर साल फरवरी में जब 0.25 को हम ऐड करते जाएं और 4 साल में एक मुकम्मल दिन बनता है तो उसको हम कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने देखना ये है कि जो ईयर है जैसे 2000 साल 2000 है तो उसके एंड में अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो उसको आप 400 से डिवाइड कर दें। तो इसको आप 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फिगर है वो डेसिमल में नहीं बचनी चाहिए, 0.5 ठीक है, या 5.6 इस तरह इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी डिजिट में जो है वो डेसिमल में कोई भी वैल्यू ना रहे। अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 बचेंगे, 20.1 या कुछ नहीं बचेगा। अब अगर आप इसको आप डिवाइड करें जो है आपको 4 को, तो ये 2 जीरो इससे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉरी 5 बचेंगे, और यहाँ पर अगर 2 जीरो 4 के 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 2 जीरो से गए, फिर 21 बचे। तो 4 को अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 5.22 आएगा। वेरी गुड। 5. हाँ ठीक है 5.22 आएगा। वेरी गुड। किसने बताया? निशा आपने बताया? मैंने। वेरी गुड निशा। तो ये 5.22 समथिंग आएगा, यानी कि ये डेसिमल में आ गया ना। तो जो भी आपकी फिगर ऐसा ईयर जो डेसिमल में आ गया 5.25 है 5.25 5.25 ओके। श्वेता 5.25 कर लेते हैं इसको, तो ये 5.25 हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल में आपका जो रिजल्ट आया है तो ये दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अब एक तो चीज ये हो गई कि आपने देखना है कि साल के आखिर में, और ये क्वेश्चन आता है इसको याद करिएगा कि साल के आखिर में अगर 00 हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 2040 है या 2044 है 48 है, तो इनके साथ 00 नहीं है। तो ऐसे ईयर्स को हम किससे डिवाइड करेंगे फिर? सॉरी ये 4 है। ऐसे ईयर्स को फिर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो रिजल्ट बनेगा आपका वो आपका डिजिट में नहीं आएगा। अगर डिजिट में आएगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है जी। और एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए एक फायदा कि हर साल जो आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अमेरिका का वो लीप ईयर में होता है। ये बात याद आ गई सर निशा? अगर पॉइंट्स में आए तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर पॉइंट्स में आए तो लीप अगर ईयर नहीं पॉइंट्स होगा, में आए, तो लीप ईयर नहीं होगा। अगर पॉइंट्स में नहीं आए तो लीप तो ईयर है। लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर होगा, ठीक है जी। एक और बात इसमें निशा याद करें, बाकी भी आप सब लोग, कि लीप जो है हर लीप ईयर में
अमेरिका के, हमारे यहाँ देखें इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो हर चौथे साल 4 साल के लिए वो इलेक्ट होता है और हर लीप ईयर में वो इलेक्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है अगर वो आपको कहें कि लीप ईयर में इलेक्ट होता है तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, चलें जी। देन हम अर्थ की पोजीशंस की बात करें, जब वो रोटेट और रेवोल्यूशन कर रही होती है सन के अराउंड, ये सन है और इसके अराउंड जब वो गर्दिश कर रही होती है तो वो 2 पोजीशंस पर आ जाती है, एक पेरीहेलियन और दूसरी एपहेलियन। पेरी मीन्स नियर एंड एप मीन्स अवे। अब ये देखें, पेरी मीन्स नियर, ये देखें 147.1 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर है। ठीक है बेटा, और ये देखें 152.1 मिलियन किलोमीटर। अब ये देखें कि आपकी जो अर्थ है ये दूर है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है। जब कम डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के करीब रहती है। एक पोजीशन ऐसी आती है कि वो सूरज के करीब रहती है, और ये फासला कितना होता है? ये फासला होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर का। और एपहेलियन क्या है कि जमीन जो है वो अर्थ से दूर होती है। ये जमीन है, ये सन है, और ये इसका डिस्टेंस है जो कि 152.1 मिलियन किलोमीटर है, और इसको हम कहते हैं एपहेलियन। एप का मीन्स है दूर होना और हेलियन का मतलब है सन, तो सूरज से दूर होना है। हेलियन का मतलब याद रखें ग्रीक में ये सन है, और एप का मतलब है अवे होना, फॉर अवे होना, और पेरी का मतलब है नियर होना, क्लोज होना। देन एप साइड क्या है एक्चुअली? अब ये देखें, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन, बिल्कुल जो एक पोजीशन में अर्थ और उसको लेके हमने ये बना ली, तो ये इस लाइन को हम एप साइड कहते हैं। ये लाइन एप साइड कहलाती है। और अब हम समझते हैं कि आपका सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स बेसिकली क्या होता है। बेटा देखें, ये आपका मून है जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, और ये सन है जिसके अराउंड दोनों रोटेट करते हैं। अब एक पोजीशन ऐसी आती है कि ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, इस एक लाइन में, बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी को, कुछ जो सूरज की रोशनी होती है उसको चांद जो है वो रोक लेता है, तो वो एक डार्क जो है शेडो अर्थ पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। ये याद रखिएगा, ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जमीन और सूरज के बिल्कुल बीच में जब चांद आ जाए, जमीन और सूरज के बिल्कुल बीच में जब चांद आ जाए। अब हम ल्यूनर एक्लिप्स की बात करें तो ये आपका ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? बेसिकली ये जो आपका चांद होता है ये रोटेट करता हुआ बिल्कुल, ये देखें, ये ऐसे यहां पर आकर चांद रुक जाएगा, तो ये एक लाइन में आ जाएगा, और आपका चांद जो है, जो जमीन की रोशनी है वो शेडो कास्ट करती है मून पर, और जब मून आपका ब्लैक हो जाता है शेडो की वजह से, तो इसको कहते हैं हम सोलर एक्लिप्स। ठीक है बेटा, ये समझ आ जाएगा, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। चलें जी हम कंटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना हुआ है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गॉन जो है वो 1% है, और कुछ वेरिएबल गैसेस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो 0.04% है, जो कि आपकी एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। देन कुछ वाटर वेपर्स भी हैं जो कि एटमॉस्फेयर में, जिनकी तादाद 1% होती है, एंड एक ओजोन लेयर भी है जो कि आपके ट्रिपल ऑक्सीजन से बनती है, O3 से बनती है,
ओजोन का अगर आपसे कहा जाए कि इसका क्या है, इसको क्या कहते हैं आप केमिस्ट्री में, फार्मूला, हाँ इसका फार्मूला क्या है, तो वो O3 है। और कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो गए जो कि आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है। मुझे कौन बताएगा कि मछली जो है जब वो समंदर से या दरिया से बाहर आती है तो वो मर क्यों जाती है? सर क्योंकि उसको पानी में ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि उसको पानी में ऑक्सीजन मिलती है। और कोई? सर उसकी जीने की वजह पानी है। उसके जीने की वजह पानी है, बिल्कुल। ये तो है आप के फिश जो है वो पानी में जिंदा रहती है, उसकी जो इन्वायरमेंट है जैसे आपने कहा कि वो पानी ही है। और कोई अगर इसमें आप लॉजिक बता सकें, बाकी कोई स्टूडेंट्स? ओके, मैं बताता हूँ। सर जी 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 श्वेता। सर जब फिश बाहर होती है तो वो ऑक्सीजन मतलब पानी में उसको उतनी ऑक्सीजन मिलती है, पंप कर पाती है जिसको जितनी उसे चाहिए, पर बाहर आती है तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी होती है 4%। इसी तरह जब हम स्विमिंग करने जाते हैं और हम डाइव लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं और अंदर बैठते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी में 4% ऑक्सीजन रहती है। वो 4% जब तक आपको आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है वो, और पानी की ऑक्सीजन जब आप वो कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, इवन इट रिजल्ट इनटू योर डेथ। तो इसी तरह हम जो है वो कम ऑक्सीजन की वजह से मर सकते हैं। तो इसी तरह फिश जो है जब पानी से बाहर आएगी तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से मर सकती है। तो इस वजह से फिश जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका आंसर आता है एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मर जाती है। देन हमारी लास्ट स्लाइड, दैट इज आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स को लेकर है। पहला जो लेयर है जो कि 12 से 18 किलोमीटर है, ज़मीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक, ये लेयर ट्रोपोस्फियर कहलाती है। देन उसके बाद फिर 50 किलोमीटर तक आपकी होती है स्ट्रेटोस्फियर, और फिर 90 किलोमीटर तक आपकी होती है मेसोस्फियर। हमारे यहाँ जो बारिश वगैरह, बादल और ये वो सारी चीज़ें वो स्ट्रेटोस्फियर में बनती हैं। ठीक है बेटा, चलें जी। और हमारे यहाँ जो जहाज जो उड़ते हैं ना, एरोप्लेन्स, तो वो इसमें उड़ रहे होते हैं, यहाँ से लेकर जमीन से स्ट्रेटोस्फियर तक। ठीक है, वो मेसोस्फियर में नहीं जाते। मेसोस्फियर में आपको शूटिंग स्टार्स वगैरह ये नज़र आते हैं, या आपकी जो सैटेलाइट्स हैं, जो आपके ये जो रॉकेट्स हैं, वो मेसोस्फियर तक पहुंचते हैं। देन फिर थर्मोस्फियर है आपका, और उसके बाद एक्सोस्फियर है। ये लेयर्स हैं ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की। ये अर्थ की लेयर्स नहीं है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। और फिर उसमें आपके स्पेसशिप्स और आपकी सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो चल रही होती है। ठीक है बेटा, ओके। लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक हम ले लेते हैं। और बेटा एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप की हुई थी, वो ये वाला सेक्शन रिकॉर्ड फिर नहीं होगा। चले जी। ये जो है ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। ये देखें, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। एक्चुअली मैप बनाने का जो साइंस है या सब्जेक्ट जो है वो कार्टोग्राफी में आता है, जिसको हम मैप मेकिंग कहते हैं। एक्चुअली किसी भी इन्वायरमेंट का इमेज जो है वो आपका मैप कहलाता है। मैप की ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। पॉलिटिकल मैप,
ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है जिसमें प्रोविंसेस और सिटीज इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं। ऐसा ही पॉलिटिकल मैप आपने वर्ल्ड मैप को देखा। फिर फिजिकल मैप जो है वो पाकिस्तान के दरिया कहाँ पर हैं, नदियाँ कहाँ पर हैं, लेक्स कहाँ पर हैं, झील डिजर्ट्स कहाँ पर हैं और माउंटेन्स कहाँ पर हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है कंट्री की। देन फिर कंट्रीज की रिसोर्सेज जिंक, कॉपर और बाकी जो आपके इस तरह के ऑयल, गैस और यूरेनियम और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, या इवन आपकी क्रॉप्स कल्टीवेशन कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी इकोनॉमिक या रिसोर्स मैप पे दिखाई जाती हैं। चले जी। देन रोड मैप, ये रोड मैप है जिसके ज़रिए आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरे सिटी को ट्रेवल करते हैं, या जैसे अगर कंट्रीज टू कंट्रीज रोड बना हुआ हो तो वो आपको जैसे सीपेक जो है वो चाइना से कनेक्ट करता है, या कराकरम हाईवे पहले कनेक्ट करता था। तो ये आपका जो है वो आपको क्लाइमेटिक मैप है जिसमें आपको पाकिस्तान के सीजन्स जो है क्लाइमेट, सर्दियाँ, गर्मियाँ और ऑटम और विंटर, स्प्रिंग वगैरह शो किए जाते हैं। चलें जी, ये दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। ये पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है कि कहाँ कहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये आपके मेन हेडक्वार्टर जो है वो दिखाए जाते हैं इन मैप में। देन ओके जी, थेमेटिक मैप जो है ये आपका थेमेटिक मैप है जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है वो दिखाई जाती है, जिसमें आपके हिंदू कितनी पॉपुलेशन में रहते हैं, मुस्लिम कितनी पॉपुलेशन में रहते हैं, सिख कितनी पॉपुलेशन में रहते हैं, क्रिश्चियन कितनी पॉपुलेशन में रहते हैं। फिर लिटरेसी रेट की बात करें तो कितने कहाँ कहाँ पर क्या लिटरेसी रेट है। तो ये पॉपुलेशन और उसके रिलेटेड जो है वो जो चीज़ें शो की जाती हैं वो आपकी थेमेटिक मैप में शो की जाती हैं। देन दिस इज द न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान जो कि आपका 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने इशू किया था अगेंस्ट एन एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आपका हुआ था 4 अगस्त 2019 को। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, आर्टिकल 370, और कश्मीर को उन्होंने अपना प्रोविंसेस में दो में जम्मू और कश्मीर में उन्होंने जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान ने एक मैप शो किया जिसमें उन्होंने कश्मीर जो है वो अपने हिस्से में शो किया है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इसका जो डिसीजन है वो लिया जाएगा यूएन की तरफ से जब रेजोल्यूशन पास होगी। तो अभी जो भी स्कूलों में या आप मैप देखेंगे तो यही देखेंगे। ये नया मैप आप याद करें कि 5 अगस्त 2020 को आया है। मैप की प्रोजेक्शन की बात करें कि मैप किस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये मर्केटर जो है प्रोजेक्शन है जिसमें आपको मैप जो है वो सीधा बिल्कुल स्क्वायर में आपको दिखाया जाता है। जैसे आप जब भी मैप लेते हैं तो आपको इस शेप में मिलता है। देन साइलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में भी मैप को आपको दिखाया जाता है, और इसी तरह आपको कॉन में भी, और आपको जो है वो जो है उसमें जो ग्लोब है वो ग्लोब में भी आपको दिखाया जाता है बॉल की तरह बनाकर। फिर अर्थ को हमने डिवाइड कर लिया सर्कमफ्रेंस में, डायमीटर में, रेडियस में। फिर हम इसके न्यूज़ को देखेंगे, हेमिस्फीयर को देखेंगे, पैरेलल लाइंस को और मेरिडियंस को देखेंगे ये एक्चुअली क्या होते हैं। ये हमने देख लिया कि अर्थ के रेडियस, डायमीटर और वो क्या है। ये अर्थ के रेडियस और डायमीटर की दूसरी पिक्चर। फिर हम अर्थ की डिग्री और मिनट और डिस्टेंस की हम बात करें कि अर्थ को जो है, अर्थ के ऊपर एक जो डिग्री होती है वो कितने के बराबर होती है, कौन बताएगा? 4 मिनट 4 मिनट। अर्थ की एक डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होती है, और 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होती है। ठीक है जी। तो इस तरह 16 मिनट जी बेटा। सर
60 minutes 15 degrees equals 60 मिनट्स, बिल्कुल 1 hour 60 मिनट्स जो कि बराबर होते हैं 1 घंटे के। तो इस तरह हम जो है ये देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो डिग्रीज में और मिनट्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखें कि ये अर्थ आपको डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है दिखाई गई है। तो जब भी ये आप देखेंगे कि 30 डिग्री और फिर ये मिनट यहाँ पर लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है डायरेक्शन उसकी लिखी जाती है, ये ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है। तो इस तरह ये शो किया जाता है। और ये जो एक पूरा सर्किल बनता है, ये भी यहाँ से ऐसे स्क्वायर, सॉरी मैं सर्किल कह रहा था, स्क्वायर जो बनता है जब दो लाइनें पैरेलल एक दूसरे को काटती हैं तो ये यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है, इसको हम कहते हैं ग्रिड। और ये एक ग्रिड जो है मैप पर 1 घंटे के बराबर होता है। अगर आप एक ग्रिड मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 घंटे का सफ़र किया है। और साथ में स्केल भी यूज़ किया जाता है। फिर अर्थ की डायरेक्शन की बात करें तो एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। हमेशा नॉर्थ जो है वो ऊपर होता है और साउथ जो है उसके बिल्कुल नीचे, और ईस्ट जो है वो उस तरफ जिस तरफ सूरज निकल रहा होता है, और वेस्ट जो है वो उस तरफ जिस तरफ सूरज डूब रहा होता है, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वैसे अर्थ के 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। जी बेटा, अर्थ को हम एक्चुअली 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा हेमिस्फीयर ये इक्वेटर कहलाता है जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट 2 हेमिस्फीयर में, सॉरी जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और दूसरी लाइन जो है ये मेरिडियन लाइन कहलाती है जो अर्थ को फिर आपके ईस्ट और वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर हम इस लाइन को इस सर्किल में ड्रॉ कर दें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो इसका हिस्सा होगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो अर्थ जो है वो 4 हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स सर्किल, 4 हाफ सर्किल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि ये। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है जी। और फिर ये जो इक्वेटर की लाइन है ये अर्थ को फिर से 2 हिस्सों में बांट देती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये इस तरह आपके फिर आपके ये जो है अर्थ को 2 और हेमिस्फीयर में हम डिवाइड करते हैं उसकी पोजीशन के लिहाज से। एक आता है लैंड हेमिस्फीयर और दूसरा आता है वाटर हेमिस्फीयर। लैंड हेमिस्फीयर अर्थ का वो वाला ग्लोब का हिस्सा या अर्थ का वो वाला हिस्सा जिस तरफ हम देखें तो हमें कॉन्टिनेंट सारे नजर आए, ठीक है बेटा। ये जैसे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो आपको ये कॉन्टिनेंट्स जिसमें नज़र आए, जिसमें ज़्यादा आपको ज़मीन नज़र आए तो उसको हम लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं, और जिसमें ज़्यादातर हिस्सा पानी का नज़र आए तो उसको हम वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। क्योंकि ज़मीन के एक हिस्से की तरफ आपकी ज़मीन है और साथ में पानी, तो दूसरे हिस्से में पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है। फिर पैरेलल्स हाँ की हम बात करें तो जिनको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं, और मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करें, मेप पर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं अर्थ की लेटी हुई, तो ये याद रखें कि जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको हम लेटीट्यूड कहते हैं, लेटी हुई लाइंस को हम लेटीट्यूड कहते हैं, और ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। और फिर इसी तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइनें जाती हैं ये आपकी
ईस्ट वेस्ट जो लाइन जाती, ईस्ट और वेस्ट जो लाइन जाती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ और साउथ लाइंस जाती हैं हम उनको कहते हैं लॉन्जिट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं इनको। और इसी तरह ये जो लाइनें आपको इस तरह, ये यहाँ पर आपको जैसे ऑरेंज की जो एक होती है, ऑरेंज को काटते हैं तो उसकी एक क्या निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है छोड़ दें। खैर ये है कि इस तरह की जो लाइनें आपको जो वर्टिकल लाइंस नज़र आती हैं ग्लोब पर या मैप पर, वो लाइनें लॉन्गिट्यूड होती हैं। इन्हीं लाइनों को जब मर्ज कर दिया जाए तो आपके ग्रिड्स बनते हैं, और हर ग्रिड जो है वो 15 डिग्री का होता है। और इसी तरह हम लोकेशन भी मालूम करते हैं इन्हीं लाइंस के ज़रिए। इन्हीं लाइंस के ज़रिए जो है हम डिस्टेंस भी मालूम करते हैं, और इन्हीं लाइन की हेल्प से हम जो है वो टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। तो इन लाइन का जो यूज़ है वो इस तरह होता है कि ये लाइनें हमें हेल्प करती हैं डिस्टेंस वगैरह, लोकेशन फाइंड आउट करने में। चलें जी, और फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट लाइंस को देखें जो कि अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये बिल्कुल ज़मीन को आधे हिस्से में तकसीम कर देती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो इक्वेटर की लाइन होती है। और ये वाली जो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तकसीम कर देती है, ये होती है आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन, या इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और इसी तरह 23 डिग्री पर एक नीचे लाइन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, और इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है जो 23 डिग्री पर होती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। इन दोनों की डिग्री सेम होती है। दोनों लाइनें जो है एक इक्वेटर के ऊपर होती है, ये भी 23 डिग्री पर होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाली जो लाइन होती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, जो कि इक्वेटर के नीचे होती है, ये याद रखना है। फिर इक्वेटर के ऊपर जो दूसरी लाइन होती है जो कि आपकी 66 डिग्री पर होती है, उसे हम आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक लाइन भी कहते हैं। और इसी तरह 66 डिग्री पर आपकी जो साउदर्न हेमिस्फीयर में या साउथ पोल में जो लाइन होती है उसको हम एंटार्क्टिक सर्किल या एंटार्क्टिक लाइन भी कहते हैं। तो ये आप याद रखें कि इक्वेटर के ऊपर दो लाइनें होती हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक आर्कटिक की लाइन, और एक इक्वेटर के नीचे होती हैं जिसे एंटार्क्टिक या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न हम कहते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इसमें एक और लाइन भी आती है जो यहाँ से आपकी 180 डिग्री पे, सॉरी ये मैं लिख दूँ यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री पर ये इस तरह आपको नजर आएगी मैप में टेढ़ी टेढ़ी, क्योंकि ये लाइन जो रेड लाइन ये लाइन शो की जाती है रेड लाइन से, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके एक तरफ आप जाएं तो आपको पहली तारीख मिलेगी, और दूसरी लाइन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपको दूसरी तारीख मिलेगी। ये एक्चुअली क्यों लाइन टेढ़ी है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स को सेव करने के लिए इन्होंने ये लाइन बनाई थी। कॉन्टिनेंट्स को ये बीच में इस लाइन के जरिए काटना नहीं चाहते थे, तो कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को सेव करने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई गई है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके बेटा, हमारे पास अभी कुछ और टॉपिक्स या स्लाइड्स रहती हैं, एंड आपका 50 जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट एंड कमिटेड विद द सर कि आपकी क्लास वो शुरू होगी 10 मिनट। मैंने सर से कमिटमेंट की थी कि आपको पहले छोड़ना है। तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Khuda Hafiz.